मेरी YouTube फैमिली आप किस तरह की स्टोरी पढ़ना ज्यादा पसंद करती हैं? मुझे आपकी फेवरेट स्टोरी के नाम कमेंट में बताएं। और एक और क्वेश्चन है कि आप अभी कौन कौन सा ऑनगोइंग या फेवरेट स्टोरी पढ़ रहे हैं? कमेंट करें ताकि मैं भी जानूं। तो प्लीज कमेंट करना और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और मेरा इंतजार करना। लैला पूरी ताकत से मथियस की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें बिखर रही थी। अचानक उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो और अगले ही पल वो किसी नरम सी जगह पर गिर पड़ी। जैसे ही उसकी पीठ बिस्तर से टकराई, उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो इस जगह को पहचान गई थी और यही एहसास उसके लिए सबसे डरावना था। नहीं, प्लीज दूर रहो। उसकी आवाज कांप रही थी। डर और दर्द मिलकर उसकी चीख बन गए। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। सफेद चादरें उसकी घबराहट से सिकुड़ती चली गईं। शांत रहो। मथियस की आवाज सख्त थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, लैला दर्द से कराह उठी। आह! उसकी आंखों में आंसू भर आए। मथियस एक पल के लिए ठिठक गया। उसने तुरंत पकड़ ढीली कर दी। लैला डर के मारे और पीछे खिसक गई, मानो अब भी कोई उसे छीन ले जाएगा। वो लगभग गिर ही पड़ी थी कि मथियस ने उसे थाम लिया। इस बार उसका स्पर्श हल्का था, लेकिन लैला के लिए वही काफी था डर जाने के लिए। मुझे छोड़ दो, प्लीज। उसकी आवाज टूट रही थी, हर शब्द में डर था। मथियस ने गहरी सांस ली। अगर तुम ऐसे हिलती रहोगी तो और चोट लग जाएगी, उसने धीमे से कहा। लेकिन लैला कुछ सुन ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। दिल तेज धड़क रहा था। दिमाग बस एक ही बात चिल्ला रहा था, बच जाओ, किसी तरह बच जाओ। तभी मथियस को एहसास हुआ, उसका गुस्सा कहीं और का था और उसका असर किसी और पर पड़ रहा था। जिस इंसान पर उसे गुस्सा होना चाहिए था, उसकी जगह वो लैला को डरा बैठा था। अब उसके दिल में सिर्फ एक भावना बची थी, चिंता और पछतावा। वो जानता था लैला कभी अपने जख्मों की बात नहीं करेगी, कभी नहीं बताएगी कि उसे कितना दर्द है। इसीलिए वो दवाइयां लेकर आया था, इसीलिए वो उसे यहाँ लाया था। लेकिन हालात उसके बस से बाहर हो चुके थे। ड्यूक! लैला की आवाज कांप उठी। प्लीज! उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पूरा शरीर डर से जकड़ा हुआ था। मथियस ने धीरे से पूछा, क्या उसने तुम्हें छुआ था? लैला कांप उठी। उसकी पलकों से आंसू गिर पड़े। उसने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं, मैं बस बहुत डर गई थी, इसलिए वहां से भाग गई। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि कमरा भी जैसे चुप हो गया। उस पल वहां कोई आवाज नहीं थी, बस टूटी हुई सांसें थीं और एक लड़की जो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। मैथियस ध्यान से लैला की बातें सुन रहा था। वो हकलाते हुए सब कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। रोते रोते, रुकते रुकते आखिरकार उसका कांपता हुआ शरीर थककर शांत हो गया। उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। धीरे धीरे मैथियस ने अपनी उंगलियां उसके हाथों से हटाईं, जो कुछ देर पहले उसे कसकर पकड़े हुए थीं। अब उसकी पकड़ में सख्ती नहीं थी, सिर्फ हल्की सी नरमी थी। शांत रहो लैला, उसने धीमी आवाज में कहा। उसने उसके हाथों को थाम लिया, उंगलियां आपस में फंसा लीं। लैला उसके छूने से फिर से सख्त हो गई। हिलो मत, उसने दोहराया, उसकी आंखों में देखते हुए। मैं वादा करता हूं, तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होगा। वो थोड़ा और पास झुका। लैला की निगाहें डर से इधर उधर भाग रही थीं। कमरे में सिर्फ वही दोनों थे। घने जंगल के बीच बना वो छोटा सा कमरा, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसके दिमाग में 100 तरीके घूम रहे थे, कैसे उसे धक्का दे, कैसे भागे। लेकिन वो जानती थी अब कोई रास्ता नहीं बचा। आप वादा करते हैं? उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा। वो खुद जानती थी कि ये मूर्खता है, लेकिन उसके पास और कोई सहारा भी नहीं था। वो पूरी तरह उसकी रहम पर थी। उसने उम्मीद की कि शायद वो थोड़ी सी दया दिखा दे। मैथियस कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी नज़र उसके आंसुओं से भीगे चेहरे पर टिक गई। फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। लैला ने राहत की सांस ली। मैथियस पीछे हटा और अपनी जेब से रुमाल निकाला। लैला चुपचाप लेटी रही, उसके वादे पर भरोसा करते हुए। उसने धीरे धीरे उसके माथे से पसीना पोंछा। जब लैला ने चेहरा घुमाना चाहा तो उसने हल्के से उसकी ठुड्डी पकड़ ली। इधर देखो। उसकी हरी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। मैथियस ने उसके बालों की लट कान के पीछे की और सीधा खड़ा हो गया।
फिर वो मुड़ा और पास रखे डिब्बे से दवाइयाँ निकालने लगा। वो बिस्तर के किनारे बैठा और बोला, मुझे अपनी चोट दिखाओ। लैला घबरा गई। उसने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, कुछ नहीं है, सच में। तुमने कहा था कि दर्द हो रहा है, मैथियस ने सख्ती से कहा। तुम्हारे शब्द थे, बहुत ज्यादा दर्द। लैला कुछ बोल नहीं पाई। वो नजरें चुराने लगी। मैथियस ने उसकी आस्तीन ऊपर करनी शुरू कर दी। वो घबरा गई। नहीं, फिर रुक कर बोली, मेरी पीठ में दर्द है और कंधे में। उसकी आवाज कांप रही थी। मैथियस ने हाथ रोक लिया। कुछ पल तक उसे ध्यान से देखा, फिर दवाई के डिब्बे पर उंगलियां थपथपाईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। तो मुझे देखने दो, उसने गंभीर आवाज में कहा। कपड़े हटाओ। लैला की आंखें फैल गईं। वो फिर से सिर हिलाने लगी, लेकिन मैथियस की आवाज इस बार सख्त थी। अगर तुम नहीं दिखाओगी तो मैं डॉक्टर को बुला लूंगा। वो रुका, फिर बोला, और किसी आम डॉक्टर को नहीं, डॉक्टर एटमैन को। उसकी धमकी सुनते ही लैला का चेहरा उतर गया। लैला की दुविधा और ड्यूक की शर्त। जैसे ही लैला ने उस स्थिति के बारे में सोचा, उसकी सांसें थम गईं। उसने अपना सिर हिलाया और गिड़गिड़ाने लगी कि ड्यूक ऐसा ना करे। वो शुल्टर नदी में डूब जाना पसंद करती, लेकिन ड्यूक के बिस्तर पर इस तरह की आपत्तिजनक स्थिति में काइल के पिता द्वारा पकड़े जाना उसे मौत से बदतर लग रहा था। मथियास ने उसके सामने एक आखिरी फैसला रखा। तो चुन लो लैला, या तो खुद कपड़े उतारो ताकि मैं तुम्हारी चोटें देख सकूं, या फिर मैं डॉक्टर एटमैन को बुलाऊं। मथियास ने उसे उसके ख्यालों के साथ अकेला छोड़ दिया था और काफी समय से कमरे की खामोशी में उसे देख रहा था। लैला का शरीर अभी भी दर्द से कराह रहा था, क्योंकि वो खुद को छुड़ाने के लिए काफी छटपटा रही थी। मथियास धैर्यपूर्वक उसके अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा था। वो पास की कुर्सी पर टिका हुआ था और उसकी नजरें लैला के शरीर पर ऊपर नीचे घूम रही थी। उसने गहरी सांस ली। लैला उसके बिस्तर पर बिखरी हुई हालत में थी। बाल उलझे हुए और आंखें रोने की वजह से लाल और सूजी हुई थी। धुंधली रोशनी में वो बहुत ही कामुक लग रही थी, डर, संदेह और मथियास पर एक हल्की सी उम्मीद के बीच लिपटी हुई। आत्मसमर्पण और दर्द भरा फैसला। सन्नाटा तोड़ते हुए लैला ने आखिरकार पूछा, क्या आप वाकई वादा करते हैं? उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और खुद को किस्मत के हवाले कर दिया। वो जानती थी कि मथियास से मोलभाव करने का कोई फायदा नहीं था। जब तक वो खुद न चाहे, उसके वादों का कोई मोल नहीं था। उसे अब तक ये समझ आ गया था कि मथियास अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उनकी परिस्थितियां नहीं बदली थीं। वो अब भी उसके साथ रहने और दुख सहने के लिए अभिशप्त थी। उसने महसूस किया कि विरोध करने से चीजें और उलझेंगी। उसने अपना फैसला कर लिया था, लेकिन उसकी लाचारी पर उसकी आंखों से ताज़ा आंसू बह निकले। मथियास उसे लगातार घूर रहा था और लैला को लगा कि उसे रोता हुआ देखकर मथियास को शायद फिर से खुशी मिल रही होगी। उसने अपनी सिसकियों को रोका और चुपचाप अपनी पीठ उसकी तरफ कर दी, जिसका मतलब था कि उसने अपने कपड़े उतारने की मूक अनुमति दे दी थी। मथियास का स्पर्श और घाव। लैला को कपड़ों की सरसराहट महसूस हुई और बिस्तर थोड़ा नीचे झुका, क्योंकि मथियास उसके करीब आया। उसके सख्त हाथों ने लैला के कंधे को छुआ और धीरे से उसके पीठ के बटनों की ओर बढ़े। उसने बड़ी कुशलता से एक एक करके ब्लाउज के बटन खोलने शुरू किए। लैला का शरीर सिसकियों से कांप रहा था। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया ताकि ड्यूक की आंखों में न देखना पड़े। जैसे ही कपड़ा उसकी त्वचा से नीचे फिसला, उसके नीचे की कोमल त्वचा दिखाई देने लगी। मथियास के लिए वो पल जैसे थम गया था। उसकी गर्दन के ढलान से लेकर उसके छोटे कंधों तक उसकी त्वचा उसे आकर्षित कर रही थी। उसकी नजरें उसकी पीठ के निचले हिस्से तक गईं, जहां लाल रंग के गहरे नील पड़े थे। उसकी पूरी बाईं कंधे की हड्डी से लेकर कमर तक सूजन और चोट के निशान भरे हुए थे। ये देखकर मथियास हैरान था कि इतनी चोट के बावजूद वो भागने की कोशिश कैसे कर रही थी। इलाज और छिपी हुई भावनाएं। मथियास को अंदर ही अंदर गुस्सा महसूस हुआ। उसने सोचा कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया होता तो लैला इन चोटों को छिपाई रखती और अकेले दर्द सहती। जब उसने उन निशानों को हल्के से छुआ तो लैला दर्द से चिल्लाई और खुद को ढकने की कोशिश करने लगी। मथियास ने धीमी आवाज में कहा, अगर दर्द बढ़े तो मुझे बताना। उसने सीधे चोट पर हाथ लगाने के बजाय उसके आसपास की जगह को टटोला ताकि देख सके कि कहीं कोई हड्डी तो नहीं टूटी। जब भी लैला दर्द से अकड़ती, वो अपना हाथ हल्का कर लेता। जांच के बाद उसने पाया कि उसकी पसलियां और रीढ़ की हड्डी ठीक है। ये जानकर उसने राहत की सांस ली और इलाज शुरू किया। उसने मरहम लगाया और शांति से उसके कंधों पर पट्टियां बांधने लगा।
लैला अभी भी सिर झुकाए बैठी थी। उसका शरीर तनाव से कांप रहा था। मथियास ने बड़ी कोमलता से पट्टियां बांधी। उसे लैला का स्पर्श बहुत कोमल लगा और उसके मन में उसे और छूने की इच्छा जागने लगी। वो बहुत ही नाजुक और असहाय दिख रही थी। लैला, मथियास ने धीरे से फुसफुसाया। लैला ने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया। सामने चिमनी के ऊपर एक बड़े सुनहरे फ्रेम वाला आईना लगा था, जिसमें उसे अपनी खुद की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। आईने में उलझी नजरें और शर्मिंदगी। लैला ने आईने में अपनी ही नजरों से नजरें मिलाईं। उसे अपनी आंखों में वो शर्म और हताशा साफ दिखाई दे रही थी, जो दिन के उजाले की तरह स्पष्ट थी। फिर उसकी नजरें आईने में मथियास की नीली, सिरुलियन आंखों से जा टकराईं। एक अजीब सी भावना ने उसे जकड़ लिया। डर के बावजूद वो अपनी नजरें वहां से हटा नहीं पा रही थी। वो मन ही मन खुद से पूछ रही थी, क्यों? वो आईने के जरिए अपनी आंखों से मथियास से सवाल कर रही थी कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसकी आंखें मासूमियत से भरी थीं, जैसे वो इस पूरी स्थिति का कोई स्पष्टीकरण मांग रही हो। मथियास की बेचैनी और हार। मथियास ने मन ही मन एक सूखी हंसी हंसी। उसने अपनी नजरें लैला की आंखों से हटाकर उसके पट्टी बंधे कंधे पर टिका दी। उसे अचानक बहुत गर्मी महसूस होने लगी। उसकी सांसें नियंत्रित तो थीं, लेकिन भारी हो चली थीं। उसने अपने सूखे होंठों को गीला करने की कोशिश की। जब उसने फिर से लैला को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो पहली बार लैला के सामने पीछे हटा है। इतने सालों में उसने कभी लैला के आगे हार नहीं मानी थी। उसने अपनी इस कमजोरी के लिए खुद को कोसा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस पर कोई जादू कर दिया गया हो। उसका शरीर गर्म हो रहा था और वो भारी सांसें छोड़ रहा था। अनचाहा स्पर्श और सांत्वना। अपनी अंदरूनी उथल पुथल को दबाने के लिए और घायल लैला को सांत्वना देने के एक अस्पष्ट प्रयास में मथियास आगे झुका और उसने लैला के कंधे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। वो अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार कर रहा था, लेकिन उसे इस बात से जरा भी परवाह नहीं थी। मथियास ने लैला के कान में बहुत ही कोमलता से फुसफुसाया, सब ठीक है। उसकी आवाज भारी और कामुक हो गई थी, जिससे लैला की रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। लैला ने घबराकर अपनी नजरें फेर लीं। वो अब और आईने में नहीं देख पा रही थी। कैद और नए एहसास। आईने में उसने जो आखिरी दृश्य देखा वो उसके दिमाग में छप गया था। मथियास का कद्दावर और प्रभावशाली शरीर उसके कोमल शरीर के पीछे खड़ा था और उसके बड़े सख्त हाथों ने लैला की नग्न कमर को थाम रखा था। लैला ने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। मथियास ने उसके कंधों पर कोमल चुंबनों का सिलसिला जारी रखा। फिर उसका एक हाथ आगे बढ़ा और उसने लैला की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया। जैसे जैसे लैला के शरीर का शारीरिक दर्द कम होने लगा, उसकी जगह एक अनजान और अजीब सी सनसनी ने ले ली, जो उसके पेट के निचले हिस्से में महसूस हो रही थी। लैला ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। वो ड्यूक की गर्म सांसों को अपनी त्वचा पर और भी गहराई से महसूस कर रही थी। उसके होठों का स्पर्श और वो छाप जो वो लैला के नीलों पर छोड़ रहा था, एक पंख की तरह कोमल थी, लेकिन लैला के लिए वो सब बहुत भारी और डरावना था। वह स्थिर रही, चुपचाप अपने शरीर को उसके हाथों में सौंपे हुए। लेकिन जैसे ही उपचार समाप्त हुआ, उसने बिना कुछ कहे अपनी शर्ट उठाई और पहनने लगी। उसकी हरकतें तेज और संयमित थीं, जैसे वह अभी अभी घटी घटना से दूरी बनाना चाहती हो। मैथियस ने यह देखा। रुको, उसने कहा। वह पल भर के लिए रुकी, फिर बस एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा और तुरंत नजरें फेर लीं। उसका चेहरा बंद सा हो गया था। उसने ट्रे से एक छोटी शीशी उठाई और ढक्कन खोला। इसे पी लो, उसने कहा। यह दर्द की दवा है। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी नजरें झुकी हुई थीं, अनदेखी सी, मानो उसने सुना ही ना हो। उसने कुछ पल उसे चुपचाप देखा। फिर धीरे से उसने उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखा और उसका चेहरा ऊपर उठाया। शीशी को उसके होंठों तक ले जाकर उसने हल्का सा झुकाया, ताकि तरल उसके मुंह में चला जाए। कुछ बूंदें उसके होंठों से फिसलकर उसके हाथ पर गिर पड़ी। जब शीशी खाली हो गई, उसने उसे अलग रखा, ट्रे से रुमाल उठाया और सावधानी से उसके मुंह से दवा पोंछी। थोड़ा पास झुककर उसने धीमे से कहा, कड़वी है लेकिन असर करती है। फिर उसने ट्रे पर रखी एक कैंडी उठाई। उसे खोलकर उसने उसे हल्के से उसके होंठों के बीच रख दिया। जैसे ही परिचित स्वाद उसकी जीभ से लगा, लैला के भीतर कुछ टूट सा गया। उसका चेहरा सख्त हो गया और फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। शुरू में उसने कोई आवाज नहीं की, बस सामने देखती रही।
जबकि यादें एक साथ उमड़ पड़ी। जार में बची आखिरी कैंडी। दरवाजे पर खड़ी उसकी माँ ये वादा करते हुए कि जार खत्म होने से पहले लौट आएगी। वह ठंडी रात, जब उसका बीमार पिता उसे पकड़े रोया था, ऐसे माफीनामे फुसफुसाते हुए जिन्हें वह उस उम्र में समझ नहीं पाई थी। बसंत आने पर पार्क ले जाने का उसका वादा, और उसके पास लेटे उसके शरीर की हल्की सी गर्माहट। और फिर वह सुबह, जब वह जागी और उसे ठंडा और निश्चल पाया। वह दिन जब वह अकेली बैठी रही, भूखी, अपने पास बची आखिरी कैंडी को पकड़े हुए, यह मानते हुए कि जब तक वह उसे नहीं खाएगी उसकी माँ लौट आएगी। उस टॉफी का स्वाद, पुराना थोड़ा सा धातु सा, उसकी जीभ पर धीरे धीरे पिघलता हुआ जब वह दीवार से लगकर रो रही थी, यह समझते हुए कि वह पूरी तरह अकेली है। वर्तमान में वह नीचे देखती रही, जबकि आंसू बिना रोक टोक उसकी आंखों से बहते रहे। मैथियस तुरंत हरकत में आया। वह उसके सामने आया और घुटनों के बल बैठ गया। उसका चेहरा चिंता से सख्त हो गया। लैला, उसने उसका चेहरा कोमलता से थामा, उसे ऊपर उठाया ताकि वह देख सके। अब भी दर्द हो रहा है? उसने धीमे से पूछा। उसने आंसुओं के बीच से एक पल के लिए उसे देखा, फिर से नजरें झुका लीं और आंखें बंद कर लीं। उसके कंधे कांपने लगे। वह उसे देखते हुए असहाय सा हो गया। चिंता उसके चेहरे पर फैल गई। मोटे आंसू लगातार गिरते रहे, उस हाथ को भिगोते हुए जो अनाड़ी सा उन्हें पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसकी हरकतें धीमी पड़ गईं, अनिश्चित, मानो उसे अब समझ ही ना आ रहा हो कि क्या करे। आखिरकार उसे कोई शब्द नहीं मिले। उसने बस उसे अपनी बाहों में खींच लिया। लैला, जो अब भी ना तो टॉफी निगल पा रही थी और ना ही बाहर थूक पा रही थी, उससे लिपट गई और उसकी सिसकियां अंततः फूट पड़ी। उसने उसे कसकर स्थिरता से थामे रखा। जब वह उसके सीने से लगकर रोती रही, उसने उसे जाने नहीं दिया। वह उसे थामे रहा जब तक उसकी सिसकियां कमजोर नहीं पड़ गईं, जब तक उसका कांपना धीरे धीरे शांत नहीं हो गया, जब तक उसके कपड़े भिगो देने वाले भारी आंसू थम नहीं गए। और उसके बाद भी बहुत देर तक उन दोनों में से कोई हिला नहीं।